हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाई द इंग्लिश सक्सीड अगेंस्ट द अदर यूरोपियंस पावर। हम बेसिकली स्पेक्ट्रम की बुक जो आती है यहाँ पर, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया, ठीक है, उसके अंदर जब हम बात कर रहे थे एडवेंट ऑफ यूरोप की, उसका ये लास्ट पार्ट है और लास्ट वीडियो है ये उसकी, ठीक है। अब इसमें हम ये बात देखने वाले हैं कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सक्सेसफुली अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करती है, इसके पीछे कॉजेज़ क्या रहे यहाँ पर। और जो जो दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनीज होती हैं, चाहे पोर्तुगीज़ की हो, ब्रिटिश, फ्रेंच हो या फिर डच हो या फिर डैनिश हो, फ्रेंच हो, ये कैसे फेल हो जाती हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इस चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज़। यहाँ पर सबसे ख़ास जो हम देखते हैं डिफरेंस यहाँ पर रहा वो ये रहा कि इन कंपनीज़ के स्ट्रक्चर में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज़ को हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हैं यहाँ पर। इसका यहाँ पर हुआ क्या कि जो ब्रिटेन है वहाँ पर कई अलग अलग कंपनीज थी, राइवलरीज कंपनीज थी, मतलब उनमें दुश्मनी थी आपस के अंदर ही, कंपटीशन उनके अंदर व्यापार को लेकर ही था। मगर ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उसके दबाव में आके इन सब कंपनियों को मर्ज कर दिया गया और इस तरह से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी यहाँ पर। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी कई सारी कंपनीज से, हालांकि फिर भी ये प्राइवेट कंपनी थी। इसको कंट्रोल करने के लिए 1781 के अंदर, ठीक है, एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया यहाँ पर, जिसके ज़रिए से यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है, जिसमें जो गवर्नर्स हुआ करते थे, प्रेसिडेंसीज थी इंडिया के अंदर, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे की, उन सबको एक करके कंट्रोल में लाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था यहाँ पर, जिसके मेंबर्स को वो एनुअली इलेक्ट करते थे यहाँ पर। और इस तरह से कंपनी चलती थी प्राइवेट बेसिस के ऊपर, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश क्राउन है, उसका दखलंदाजी उसके अंदर नहीं हुआ करती थी। यानी कि प्राइवेट कंपनी पर स्टेट का कंट्रोल है, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से दूसरी कंपनीज के अंदर था यहाँ पर। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एज द वोट कुड बी बॉथ एंड सोल्ड थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स होल्डर्स थे इसके अंदर, ये बहुत सारी कंपनीज थी अलग अलग, उनको मर्ज किया गया था यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या था कि जो अलग अलग शेयर होल्डर्स थे वो अपने इन्फ्लुएंस का कैसे इस्तेमाल करते थे कि जो उनका वोट डालते थे यहाँ पर किसको चुनने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसके अंदर 4 लोग हुआ करते थे पहले, बाद में 3 कर दिए गए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या था कि वोट को बेचकर, अपने शेयर को बेचकर वो वोट को ख़रीदते थे या फिर बेचते थे, इस तरह से करते थे ताकि अपना इन्फ्लुएंस घटाया या बढ़ाया जा सके यहाँ पर। द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ फ्रांस एंड पोर्तुगीज़, स्पेशली हम फ्रेंच और पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या थी, लार्जली ओन बाय द स्टेट, इसको स्टेट यहाँ पर क्योंकि जो सरकार थी वो उसको ओन करती थी। अब देखिए जो पुर्तगाल है यहाँ पर, पोर्तुगीज़ जो थे यहाँ पर, और जो फ्रेंच थे यहाँ पर थी मोनार्की। बल्कि ब्रिटेन में यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, पार्लियामेंट वहाँ पर था, मोनार्की पावर्स वहाँ पर थोड़ी कम थी। यहाँ पर क्या थी, जो डिसीजन मेकिंग का सारा काम था वो मोनार्क करता था यहाँ पर, और कंपनी ज़्यादातर जो ओन करता था वो स्टेट ही करता था यहाँ पर। अब इसे हम देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या था, मोनार्क हैड ओवर मोर देन 60% शेयर एंड इट्स डायरेक्टर वर नॉमिनेटेड बाय द मोनार्क फ्रॉम द शेयर होल्डर हु वर सपोज्ड टू कैरी आउट द डिसीजन ऑफ 2 हाई कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। शेयर होल्डर्स यहाँ पे जो मोनार्क्स था, ठीक है, मोनार्क डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता था शेयर होल्डर में से, जो कि उसका हिसाब तक कमीशन उसको नियुक्त कर चुनती थी कि हाँ इसको आप भेजिए यहाँ पर, फिर उसको आगे भेजता था वो यहाँ पर, ताकि वो डिसीजन ले सके, यानी कि मोनार्क का पूरा कंट्रोल था। आप जानते हैं कि जब 60% से ऊपर मोनार्क के पास है तो भाई मोनार्क की ही यहाँ पर चलेगी। द शेयर होल्डर टूक वेरी लिटल इंटरेस्ट इन प्रोमोटिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। अब इससे क्या है कि जो शेयर होल्डर्स थे दूसरे, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट भी, उनको मान दो क्या स्टेट चला रहा है तो चल रहा है, और फिर स्टेट ने उनको प्रॉमिस कर रखा था कि हम आपको जो हिस्सा मिले करेगा, जितना हम कमाएंगे उसका जो आपका हिस्सा है वो आपको दिया जाया करेगा यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये कंपनीज कमज़ोर रही यहाँ पर, जो स्टेट ने चाहा उस तरह से उन्होंने उसको चला लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर दूसरा जो रीज़न रहा कि दूसरी कंपनीज फेल हो गई और ब्रिटिश कंपनी पावरफुल हुई, वो ये था नेवल सुपियोरिटी, ठीक है।
अब आप ये कह सकते हैं कि शुरुआत के अंदर पोर्तुगीज़ सुपीरियर थे, मगर जब पोर्तुगीज़ थे यहाँ पर, तो पोर्तुगीज़ से पहले यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी ब्रिटेन के अंदर, जिस वजह से वहाँ पर जहाज़ों के अंदर ख़ासकर ब्रिटेन के उसमें स्टीम के इंजन को वो इस्तेमाल करने लग गए थे। फिर पावरफुल गन्ने भी लगाते थे अपने जहाज़ों के ऊपर वो। फिर उनकी आर्मी जो थी वो वेल डिफेंड यहाँ पर डिसिप्लिन थी अगेंस्ट पोर्तुगीज़ और फ्रेंच यहाँ पर। तो इस वजह से वो उनको हरा पाए यहाँ पर। ठीक है, स्पेनिश अर्माडा जो था उसको भी उन्होंने हराया था, जिसके बाद उनके पास कॉन्फिडेंस आया था कि हम इंडिया चलते हैं इंडिया, फिर वो आ गए थे यहाँ पर। ठीक है, ये बातें रही यहाँ पर। अब फ्रेंच में यहाँ पर क्या था, फ्रेंच में ऐसा था नहीं कि उनकी इतनी कंपनियाँ थी नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर जो हम कहते हैं बड़ी बड़ी जो हम नेवी कहते हैं, इतनी बड़ी नेवीज भी उनके पास नहीं थी यहाँ पर। फिर यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर फ्रांस और पोर्तुगाल से पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो हम कह सकते हैं कि लिबरल आइडियाज़ के लोग रहा करते थे। और फ्रांस में और पोर्तुगाल में तो था ही नहीं, ऐसे भी मोनार्की थी, और मोनार्की में बड़ी सख्त सेंसरशिप वहाँ पर हुआ करती थी यहाँ पर। तीसरा रीज़न जो यहाँ पर मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन। मिलिट्री स्किल बहुत ज़्यादा थी किसके पास, ब्रिटिश सोल्जर्स के पास, और वेल ट्रेन हुआ करते थे यहाँ पर ये। हालांकि फ्रेंच भी यहाँ पर वेल ट्रेन थे अगेंस्ट इंडियन आर्मी, मगर जो यहाँ पे हम कहेंगे ब्रिटेन, उनके पास इतना उनकी टक्कर की ये नहीं थे। वजह क्या थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो फंड्स थे, पैसा जो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट थी, वो ब्रिटेन ज़्यादा किया करता था आर्मी के ऊपर। अपने जो दुश्मन थे उनके ख़िलाफ़ कम करता, मतलब जो उनके दुश्मन है फ्रांस हो पोर्तुगीज़ हो, उनका हिसाब ये था कि वो लड़ने में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि फ्रांस और जो पोर्तुगीज़ थे उनका ये था कि आप हमें हराएंगे, दूसरा कब्ज़ा करेंगे, और ब्रिटेन का ऐसा हिसाब था नहीं। और म्यूचुअल इनके जो फंड हुआ करते थे वो प्राइवेट फंड थे, यहाँ पर अलग से मार्केट से इस्तेमाल वो नहीं करते थे। फिर स्टेबल गवर्नमेंट थी यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, स्टेबल गवर्नमेंट थी। और मोनार्क में जो हम देखते हैं फ्रांस से या फिर जो पोर्तुगीज़ है, वहाँ तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन हुआ करती थी, वॉयलेंट रेवोल्यूशन हुई थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा 1779 में, यहाँ पर 89 में। और फ्रांस ब्रिटेन में क्या था कि भाई एफिशिएंट मोनार्की थे, सही जगह से काम चला कर सकते हैं यहाँ पर वहाँ पर। और फ्रांस में तो खासकर नेपोलियन था, जब नेपोलियन हार जाता है तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर लाइजर जेल फॉर रिलीजन। अब ब्रिटिशर्स का मानना यहाँ पर ये था कि उनको धर्म से लेना देना कुछ नहीं, उनको सिर्फ व्यापार करना है। वहीं पर जो डच हैं, स्पेनिश हैं, पोर्तुगीज़ हो या फ्रेंच हो, उनका मकसद आता है यहाँ पर इंडिया में ये था कि ईसाइयत को फैलाया जाए किसी तरह कैसे भी करके, ताकि ईसाइयत आगे बढ़ सके उनके हिसाब से। फिर यहाँ पे क्या है, यूजेस ऑफ डेब्ट मार्केट। अब ब्रिटेन का हिसाब यहाँ पर क्या था कि ब्रिटेन के अंदर दुनिया का सबसे पहले सेंट्रल बैंक बन चुका था यहाँ पर, और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो सेंट्रल बैंक से पैसा लिया करती थी। वहीं पर जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उनके पास तो सेंट्रल बैंक था ही नहीं, अपने काम के लिए, तो वो क्या करते थे, जो मार्केट है ऐसे कंपनीज़ के जो पैसे हैं उनको वो इस्तेमाल कर लिया करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटेन है उन्होंने मार्केट पैसा तो इस्तेमाल नहीं करा इसके अंदर, और उन्होंने मार्केट को मजबूत करा अपनी और ज़्यादा। वहीं जो दूसरे थे उन्होंने अपनी मार्केट खुद बर्बाद कर डाली यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर, ब्रिटेन वॉज था क्या था, द वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वॉज इस्टेब्लिश टू सेल गवर्नमेंट डेब्ट टू द मनी मार्केट ऑन द प्रॉमिस ऑफ रिसेंट रिटर्न टू ब्रिटेन डिफीटिंग राइवरी कंट्री लाइक फ्रांस एंड स्पेन। ब्रिटेन के अंदर दुनिया का सबसे पहला बैंक था, सेंट्रल बैंक था, जिसमें यहाँ पर क्या था भाई कि वो सेल कर सकते थे गवर्नमेंट डेब्ट्स को, गवर्नमेंट के जो पैसे थे, जो हम कहते हैं ना खजाना था, उसको वो दे सकते थे यहाँ पर, और उनको रिटर्न भी मिल जाया करता था यहाँ पर, जो ब्रिटेन की हारी हुई देश होया करते थे यहाँ पर। मतलब लूट हरा भी रहा है, लूट भी रहा है, यहाँ से दोनों से हालत उनका ख़त्म कर रहा है यहाँ पर उनको। ठीक है, इस वजह से जो दूसरे देश थे वो कमज़ोर पड़े, और ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब नहीं हुई यहाँ से। ठीक है, तो ये रहे कुछ कॉजेज़ रीज़न्स यहाँ पर कि किस तरह दूसरी कंपनीज इंडिया के अंदर फेल हो जाती हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होकर इंडिया पर राज करती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।